वेलकम टू इको इन डेप्थ। अब हम अपनी इकोनॉमिक्स की दुनिया में आज पढ़ेंगे फिजियोक्रेट्स के बारे में। कल हमने मर्केंटिलिज्म के बारे में देखा था, आज फिजियोक्रेट्स की बारी है। कौन थे फिजियोक्रेट्स? ये थे ग्रुप ऑफ फ्रेंच थिंकर्स, और ये कब आए थे? मिड ऑफ 18th सेंचुरी। हमने पढ़ा था कल मर्केंटिलिज्म में कि जो मर्केंटिलिस्ट थे वो 15th टू मिड 18th सेंचुरी तक थे। तो अब मिड 18th सेंचुरी के बाद कौन आए? तो वो थे फिजियोक्रेट्स। इनको कभी कभी फर्स्ट साइंटिफिक स्कूल ऑफ इकोनॉमिस्ट भी बोला जाता है, और इनके जो मेन प्रोपोनेंट थे वो थे फ्रैंकोइस क्वेसने और ARJ टर्गोट। इन्होंने बहुत सारे व्यूज़ दिए हैं, उन्हीं व्यूज़ को मिलाकर बना है फिजियोक्रेसी। ये पहले थे जिन्होंने इकोनॉमी को एक सर्कुलर सिस्टम के तौर पे पढ़ा था। ये जो फिजियोक्रेसी नाम है ये ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है रूल ऑफ नेचर। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं बोल्ड किए हुए टर्म्स हैं, इसको आप ज़्यादा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें आपको काम आएगा। एंड अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेगी। अब ऐसे क्या फैक्टर्स थे या ऐसे क्या कारक थे जिसके वजह से फिजियोक्रेसी का उदय हुआ या फिजियोक्रेसी आया? तो सबसे पहला था रिएक्शन अगेंस्ट मर्केंटिलिज्म। हिंदी में भी दिया हुआ है कि इन्होंने वाणिज्यवाद का या व्यापारवाद का विरोध किया था। तो द फ्रेंच गवर्नमेंट हैड बीन ऑब्सेस्ड विथ मर्केंटिलिज्म। हम लोगों ने पढ़ा था फ्रांस में भी बहुत ज़्यादा मर्केंटिलिज्म का क्रेज़ था। तो वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सोना और चांदी उनके देश में आ सके, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जितना सोना चांदी उतना देश पावरफुल। वो इसके अलावा कुछ नहीं सोचते थे। बट जो फिजियोक्रेट्स थे उनका मानना था कि नहीं, जो ट्रू सोर्स है वेल्थ का, जो वेल्थ का सही में असली स्रोत है, वो क्या है? नेचर एंड लैंड। अगर ये दोनों आपके पास भरपूर मात्रा में है तो आप पैसा कमा सकते हैं, आपका देश भी अमीर हो सकता है। नेक्स्ट है नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, मर्केंटिलिस्ट जो थे वो एग्रीकल्चर पे उतना ध्यान नहीं देते थे, वो कृषि पे ज़्यादा ध्यान उन्होंने नहीं दिया। जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम के, जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट, फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया था? फार्मर्स को, किसानों को बहुत ज़्यादा टैक्सेस देने पे मजबूर कर दिया था। और जितना भी ग्रेन जो था वो अगर दूसरे जगहों पे जा रहा था तो उस पे भी रोक लगा दिया था, ताकि जो अर्बन एरिया के जो फूड प्राइसेस हैं वो लो रहे। इस वजह से क्या हुआ? बहुत ज़्यादा पॉवर्टी या गरीबी हो गई गाँव में, क्योंकि अर्बन एरिया तो ठीक था बट रूरल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा असर पड़ा, और फूड प्रोडक्शन जो है वो कम होने लगा, क्योंकि फार्मर्स उतना टैक्स नहीं भर पा रहे थे। तो फिजियोक्रेट्स का कहना था कि नहीं, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है, एग्रीकल्चर एक ऐसा क्षेत्र है जो ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस प्रोड्यूस कर सकता है। तो इन्होंने एक टर्म दिया था, प्रोड्यूट नेट। ये मत समझना कि ये गलत स्पेलिंग है, इट्स लाइक दैट ओनली, ठीक है? तो इसको गलत नहीं समझना है, ये स्पेलिंग वही है। थर्ड पॉइंट था इसका, फाइनेंशियल क्राइसिस इन फ्रांस। फ्रांस में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसके वजह से भी आपका फिजियोक्रेसी आया था। अच्छा, ये फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों हुआ था? क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉर्स हो रहे थे। जो लाइफस्टाइल थी वहाँ के लोगों की वो बहुत एक्स्ट्रा थी, मतलब लोग ज़्यादा ही कुछ सोचते थे, ज़्यादा अमीरी उन लोगों को दिखाना था। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा था, और इस वजह से कंट्री जो है वो बैंकरप्ट हो गई थी। तो जब फिजियोक्रेट्स आए तो उन्होंने एक सिंगल टैक्स प्रपोज किया कि जो टैक्स है वो अलग अलग नहीं लगना चाहिए, एक सिंगल टैक्स होना चाहिए और वो फेयर होना चाहिए, ताकि जो भी सिस्टम है वो एक स्टेबल वे में रह सके। देन है एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन। मर्केंटिलिस्ट के टाइम पे बहुत ज़्यादा सरकार रिस्ट्रिक्शंस लगा रही थी टैक्सेस के थ्रू, आपका एक्सपोर्ट्स बढ़ा रही थी और इंपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा कम कर रही थी। बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन सरकार लगा रही थी, तो इसके वजह से भी फिजियोक्रेसी का जन्म हुआ। फिजियोक्रेट्स जो थे वो लेजिस फेयर को अपनाते थे, एंड उनका मानना था कि सरकार को ज़्यादा इंटरफेयर
नहीं करना चाहिए, जो नेचुरल लॉज है उनको ही फॉलो करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आया इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल लॉ। तो फिजियोक्रेट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इन नेचुरल ऑर्डर से इन्फ्लुएंस थे, मतलब प्रकृति का जो नियम है वो उसको ही फॉलो करना चाहते थे। उनका मानना था कि जो ह्यूमन सोसाइटी है, जो समाज है, उनको सिर्फ नेचुरल लॉ से ही गवर्न करना चाहिए, ना कि सरकार क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनाती है। तो ये हो गया कि क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने फिजियोक्रेसी को आगे बढ़ाने में हेल्प किया। हिंदी में भी है, आप देख लीजिएगा। अब कुछ कोर आइडियाज़ थे जो फिजियोक्रेट्स ने लाया था, जैसे कि नेचुरल ऑर्डर। अभी मैंने बताया कि फिजियोक्रेट्स जो थे वो सरकार के नियम कानून में बिलीव ना करके वो इस चीज़ पे बिलीव करते थे कि जो नेचुरल ऑर्डर है, जो भगवान ने बनाया, हम उसको ही फॉलो करेंगे। उनका मानना था कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो सिर्फ नेचुरल लॉ से गवर्न होना चाहिए, ना कि सरकार का जो बनावटी लॉज है उससे। और उनका मानना था कि अगर हम जो भगवान का बनाया हुआ ऑर्डर है उसको फॉलो करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट आइडिया था उनका लेजिस फेयर का, मतलब है कि गवर्नमेंट या सरकार का जितना कम से कम इंटरफेरेंस हो उतना ज़्यादा अच्छा है स्टेट के लिए। लोगों को फ्रीडम दिया गया व्यापार करने का, ट्रेड करने का या बिजनेस करने का, और उन लोगों का मानना था कि गवर्नमेंट शुड ओनली एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो वो क्या मानते थे कि सरकार को नियम कानून नहीं बना के, सरकार सिर्फ इसलिए होना चाहिए कि लोगों की लाइफ को, लोगों के फ्रीडम को, लोगों की प्रॉपर्टी को, इन सबको प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट है नेट प्रोडक्ट या प्रोड्यूट नेट। ये कोर थी इनके इकोनॉमिक थ्योरी का। इनका मानना था कि जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि क्षेत्र है, वो एक लौता सोर्स है जहाँ से हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा सोर्स है जहाँ से सरप्लस प्रोड्यूस होता है, मतलब अधिकतम लाभ हो सकता है। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स व कंसिडर्ड स्टेराइल, मतलब जो इंडस्ट्री और कॉमर्स था उनको बंजर समझा जाता था। इसलिए नहीं कि वो कोई काम के नहीं थे, यूजलेस थे, इसलिए क्योंकि ये क्या करते थे, एक जो सामान है उसको बस ट्रांसफॉर्म करते थे, ये न्यू वेल्थ को क्रिएट नहीं करते थे। इसीलिए इनका मानना था कि जो भी है, जितना भी फ़ायदा है, वो सारा कुछ एग्रीकल्चर से होगा। फिर इनका आइडिया था सोशल क्लासेस को लेके। इन्होंने सोसाइटी को 3 अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। किस बेसिस पे बांटा, किस आधार पे बांटा, तो कितना नेट प्रोडक्ट कौन दे रहा है उस आधार पे इसको बांट दिया गया। तो सबसे पहला था द प्रोडक्टिव क्लास। प्रोडक्टिव क्लास में कौन आते थे, फार्मर्स या किसान जो ज़मीन पे, जो लैंड पे काम करते थे। फिर आया प्रोप्राइटरी क्लास। इसमें जो लैंड ओनर्स या जो राजा होते थे, जो टैक्सेस वगैरह लेते थे फार्मर से, वो। फिर आता है स्टेराइल क्लास, मतलब जो जो यूजलेस तो नहीं कहेंगे, मतलब ये वेल्थ क्रिएट नहीं करते थे नए तरह का। तो इसमें थे मर्चेंट्स, आर्टिसंस एंड प्रोफेशनल्स। सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ या टैबुले इकोनॉमिक इसको बोल सकते हैं। तो फिजियोक्रेट्स पहले थे जिन्होंने ये खोज कर निकाला कि कैसे मनी एंड गुड्स मूव थ्रू एन इकोनॉमी। See this line, they were the first to map out how money and goods move through an economy। मतलब जो मनी है और जो वस्तु है वो कैसे एक अर्थव्यवस्था में चारों तरफ घूम रही है। क्योंकि आप अभी भी देखिए, आप पैसा देते हैं तब आपको सामान मिलता है, तो वही चीज़ है कि कैसे ये सर्कुलेट करती है। दे कंपेयर्ड द फ्लो ऑफ वेल्थ बिटवीन दीज 3 क्लासेस टू द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन अ ह्यूमन बॉडी। तो अभी जो इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लासेस के बारे में पढ़ा, प्रोडक्टिव क्लास, प्रोप्राइटरी क्लास और स्टेराइल क्लास, तो ये तीनों में जो वेल्थ फ्लो होता था उसको उन्होंने कंपेयर किया सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हम लोग के जो बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है तो कैसे हर पार्ट को जाता है, वैसे ही यहाँ पर था कि कैसे ये तीनों क्लासेस जो हैं वो वेल्थ को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इन्होंने वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट दिया था। द फिजियोक्रेट्स डिडंट हैव अ फॉर्मल सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ वैल्यू, दे वेगली अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था इनको किसी चीज़ का वैल्यू के बारे में, और इनको ये भी नहीं क्लियर था कि वैल्यू इन यूज़ और वैल्यू इन एक्सचेंज क्या होता है। ये आपने पढ़ा होगा, एडम स्मिथ ने एक चीज़ बताया था वैल्यू इन यूज़ के बारे में, वाटर डायमंड पैराडॉक्स आपने पढ़ा होगा।
कि वाटर जो है वो बहुत ज़रूरी है, पानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो बहुत सस्ता है, तो उसका यूज़ वैल्यू है। और डायमंड जो है वो सब लोग नहीं खरीदते हैं, जिनके पास पैसा है वो खरीदते हैं, तो उनका ज़्यादा एक्सचेंज वैल्यू है। Francois Quesnay argued that the value of manufactured goods was strictly tied to their cost of production. तो क्वेस्ने का मानना था कि जो गुड्स बन चुके हैं, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, उनका जो प्राइस हम बोल सकते हैं वो सिर्फ उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पता चलता है कि मतलब उनको प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट लगा है। तो इसीलिए वो उनमें उसमें नहीं मानते थे, उसका वैल्यू ही नहीं समझते थे। उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ का वैल्यू था, वो था एग्रीकल्चर का। फिर आया कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी। दे व्यूड प्राइवेट प्रॉपर्टी एज अ डिवाइन इंस्टीट्यूशन एंड द फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमिक ऑर्डर। तो उनको लगता था जितना भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक ऑर्डर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट हो पाता है। इसलिए उनके लिए जो प्राइवेट प्रॉपर्टी था उनको एक दैवीय संस्था या डिवाइन इंस्टीट्यूशन के तौर पे उनको समझते थे। और उन्होंने जो है फिजियोक्रेट्स ने उन्होंने संपत्ति की जो तुलना है, प्रॉपर्टी की जो तुलना है, वो एक ट्री के ट्रंक जो होता है उससे की है, विथ ऑल अदर सोशल इंस्टीट्यूशन बीइंग द ब्रांचेस ग्रोइंग फ्रॉम इट। तो जो प्रॉपर्टी है वो मेन है, बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो जो ट्री के ब्रांचेस होते हैं उससे ग्रो करते हैं। तो प्रॉपर्टी ओनर्स या जो प्रॉपर्टी क्लास हैं उनका कुछ बहुत स्ट्रिक्ट ड्यूटीज़ था, जिसमें सबसे पहले आता था कीपिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन, मतलब जो भी ज़मीन है वो उसमें खेती होना चाहिए। प्रमोटिंग द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल एक आदमी का क्या इंटरेस्ट है उसको सिर्फ आपको प्रमोट करना है, आपको ओवरऑल क्या इंटरेस्ट है वो सबको देख कर चलना है। फिर है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड टेनेंट्स। जो भी वर्कर्स थे, जो भी टेनेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उन लोगों का क्या कैसे वो अपना जीवन स्तर अच्छा कर सकते हैं, ये सब पर भी ध्यान देना था। फिर लास्ट इनका था टैक्सेशन, क्योंकि फिजियोक्रेट्स बिलीव करते थे कि सिर्फ लैंड है जो सरप्लस या जो अतिरिक्त है वो प्रोड्यूस कर सकती है अतिरिक्त लाभ को। इसलिए उनका मानना था कि जो प्रोप्राइटरी क्लास है, जो लैंड ओनर्स हैं, मतलब जो मालिक हैं या जो राजा हैं, उनको टैक्स का सारा बर्डन उठाना चाहिए। मतलब जैसे मर्केंटलिस्ट जो थे वो फार्मर्स पे हैवी टैक्स लगाते थे, उसका जस्ट ऑपोजिट है कि फिजियोक्रेट्स चाहते थे कि नहीं, जो टैक्स है वो लैंड ओनर्स पे या जो राजा हैं उन पे लगना चाहिए। दे बिलीव टैक्सेस शुड बी पेड डायरेक्टली फ्रॉम द नेट प्रोडक्ट ऑफ द लैंड टू अवॉइड कॉम्प्लिकेटिंग द इकोनॉमिक सिस्टम। तो उनका मानना था जो भी नेट प्रोडक्ट मिला है, जो भी अतिरिक्त लाभ हुआ है, उसमें कोई ज़मीन जो है वो कितना पैदावार कर सकता है, वहाँ से सीधा टैक्स निकलना चाहिए, ना कि अलग अलग फार्मर से अलग अलग टैक्स लेना चाहिए। That's all for today. Thank you. Have a nice day. Do subscribe my channel and comment if you need some more topics.